सर्दी में पालक मेथी के चटपटे पराठे बेचने वाली बहू। सर्दियों का समय था, चारों तरफ कोहरा था। हाईवे पर एक पुरानी कार चल रही थी। वो कार एक कच्चे रास्ते पर आकर रुकती है जिसमें से सूरज और मीरा निकलते हैं। दोनों की नई शादी हुई थी। चलो मीरा, हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या गाड़ी खराब हो गई? मुझे तो लगा था अभी शहर आने में वक्त लगेगा। नहीं, गाड़ी खराब नहीं हुई। वो देखो सामने, वही मेरा घर है। मीरा सामने देखती है। सामने एक टूटा फूटा घर बना है। घर के आसपास बंजर जमीन है। हे भगवान, ये क्या मजाक है? पंडित जी तो कह रहे थे कि खाते पीते घर के लोग हैं। 50 बीघा जमीन है। ये तो मेरे मायके से भी बदतर हालत है। इसे घर कहते हैं? ये तो ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात हो गई। मैंने क्या सपना देखा था और कहाँ आकर फंस गई। तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला सावित्री हाथ में एक थाली लिए बाहर आती है। उसके साथ 2 लड़कियां भी हैं जिन्होंने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं। आ गई मेरी लक्ष्मी, मैं तो कब से राह देख रही थी। आजा बेटा, अंदर आजा, बाहर बहुत ठंड है। मीरा आगे बढ़ती है। घर के मुख्य दरवाजे की चौखट भी एक तरफ से टूटी हुई थी। जैसे मीरा अंदर कदम रखती है, उसकी पायल उस टूटी हुई लकड़ी में फंस जाती है। अरे संभल कर बहू, ये चौखट थोड़ी पुरानी हो गई है, मरम्मत करवानी थी लेकिन वक्त ही नहीं मिला। तू ठीक तो है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा बेकार था। दीवारों पर सीलन के बड़े बड़े धब्बे थे। एक कोने में प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी, शायद छत से पानी टपकता होगा। रोशनी के नाम पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जो बार बार टिमटिमा रहा था। भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। हमने आपके स्वागत के लिए गेंदे के फूल भी लगाए थे दरवाजे पे, लेकिन वो सूख गए इंतजार करते करते। परी तो महलों में रहती है, गुड़िया इस टूटे हुए पिंजरे में तो बस मजबूरी रहती है। मीरा, सफर बहुत लंबा था, तुम थक गई होगी। माँ इसे कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकती बबली, अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जा। बबली मीरा को उसके कमरे में ले जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कमरे की हालत भी बहुत खराब थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई बिछी है जिस पर एक बहुत ही पतली और रंग उड़ी हुई चादर बिछी है। थोड़ी देर में सूरज भी वहाँ आ जाता है। फिर दोनों उस चारपाई पर सो जाते हैं। ये मेरा शयन कक्ष, मैंने सोचा था डबल बेड होगा, मोटा गद्दा होगा जिस पर बैठते ही थकान मिट जाएगी, लेकिन यहाँ तो बाबा आदम के जमाने की खटिया बिछी है। ये कांटों की तरह चुभ रही है। हे भगवान, फूलों की सेज तो दूर, यहाँ तो चैन से सोने के लाले हैं। मैंने तो क्या क्या ख्वाब देखे थे। मीरा अपने घर के बाहर बैठी थी। धूप खिली हुई थी। उसकी 2 सहेलियां चंपा और रिया भी वहाँ थी। वो लोग स्वेटर बुन रही थी। सुना तुमने? एक बात बताऊं, मेरी सगाई पक्की हो गई है। और पता है, लड़के वाले बहुत अमीर है। शहर में उनकी खुद की कपड़े की दुकान है और घर भी पक्का है। बापू कह रहे थे कि मुझे वहाँ गोबर पानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो किस्मत खुल गई। सच में? वाह यार चंपा, फिर तो तू रानी बनकर रहेगी। कम से कम तुझे इस रोज रोज की मजदूरी और धुएं से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर मीरा, तू बता, तूने क्या सोचा है? तुझे कैसा दूल्हा और कैसा ससुराल चाहिए? अरे दुकान और पक्के मकान से क्या होता है? तुम लोग देखना, मैं किसी ऐसे वैसे घर में शादी नहीं करूंगी। मेरी कुंडली में राजयोग है। मुझे तो ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ मैं बस हुक्म चलाऊं और 10 नौकर मेरे आगे पीछे दौड़े। महारानी, और क्या क्या चाहिए? जरा हम भी तो सुने तेरे ख्याली पुलाव। सुनो, फिर मेरा कमरा किसी महल से कम नहीं होगा और मेरा बिस्तर एकदम मखमली, इतना मुलायम कि बैठते ही अंदर धस जाऊं। रस्सियों वाली खटिया और सख्त जमीन पर तो मैं पैर भी नहीं रखूंगी। मैं रोज नई साड़ी पहनूंगी, मखमल में सोऊंगी और चांदी की थाली में खाना खाऊंगी। अरे मीरा, इतनी ऊंची उड़ान मत भर। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। हम गरीब लोग हैं, राजकुमार सिर्फ कहानियों में आते हैं, हकीकत में नहीं। तुम लोगों की सोच छोटी है। देखना, मेरी किस्मत तो तुम सबसे अलग होगी। मैं गरीबी में पैदा जरूर हुई हूँ, पर राज करते हुए मरूंगी। मेरे नसीब में रानी वाली जिंदगी लिखी है। मीरा की आंखें झपकती हैं और वो वापस उसी कमरे में आ जाती है। वो मखमली बिस्तर का सपना अब नारियल की चुभती हुई रस्सी बन चुका था। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी मैं। भगवान ने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सहेलियां सही कहती थी, मैंने चादर से बाहर पैर फैलाए थे। अब ठंड तो लगेगी ही। समय बीत गया। सुबह का समय था। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मीरा अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो ठंड से बुरी तरह से कांप रही थी। मीरा सीधे अपने सास सावित्री के पास जाती है। माँ जी, मुझे नहाना था, वो थोड़ा गर्म पानी मिल जाता तो। बहुत ठंड है। बहू, गैस तो पिछले महीने ही खत्म हो गई थी। अभी भरवाने के पैसे नहीं जुड़े हैं और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। तो क्या मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा? तभी वहाँ पर बबली आती है।
हाँ भाभी, यहाँ तो हम ऐसे ही नहाते हैं, आदत हो जाएगी आपको भी। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बस एक लोटा ढालो फिर ठंड भाग जाएगी। मीरा पानी की बाल्टी के पास जाती है और उसमें अपना हाथ डालती है और फिर जल्दी से बाहर निकाल लेती है। हे भगवान, ये पानी है या बर्फ? इससे नहाऊंगी तो कुल्फी जम जाएगी मेरी। तभी मीरा को अपने मायके की याद आती है। मीरा अपनी खाट पर रजाई में दुबकी बैठी है। उसकी माँ कमला हाथ में बाल्टी लिए खड़ी है। उठ जा मीरा, दोपहर हो गई है, कब तक रजाई में पड़ी रहेगी? जा नहा ले। नहीं माँ, आज बहुत ठंड है, पानी गर्म करके दो तभी नहाऊंगी, वरना मैं आज मुंह भी नहीं धोने वाली। अरे ओ महारानी, नौटंकी बंद कर। तो रहने दो, मैं नहीं नहा रही। जब तक धुआं निकलता हुआ पानी नहीं निकलेगा मैं बाथरूम में कदम भी नहीं रखूंगी। मेरे हाथ पैर सुन हो जाते हैं ठंडे पानी से, समझती क्यों नहीं हो? तेरे नखरे तो राजा महाराजाओं वाले हैं। रुक, अभी चूल्हे पर पतीला चढ़ाती हूँ। लाडली जो ठहरी, तुझे ठंड लग गई तो मेरा ही काम बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए मीरा अपनी पुरानी यादों में खो गई थी, लेकिन तभी तेज हवा चलती है और वो पूरी तरह से कांप जाती है। बेटा, अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो आज रहने दे, मुँह हाथ धो ले बस। नहीं माँ जी, नहीं बहू हूँ ना, तो नहाना तो पड़ेगा ही ना। कुछ समय बाद मीरा नहा धोकर रसोई में जाती है। रसोई बहुत छोटी है और वहाँ धुएं की काली परत जमी हुई है। मीरा एक एक करके डिब्बों को टटोलती है। माँ जी, आज पहली रसोई है, सोच रही थी कि सबके लिए आलू पूरी और थोड़ा हलवा बना लूं, सबका मुंह मीठा हो जाए। सावित्री दरवाजे पर खड़ी होकर मीरा को देख रही थी। तेरा विचार तो बहुत अच्छा है बहू, पर जरा वो तेल का डिब्बा देख ले। मीरा देखती है कि तेल का डिब्बा खाली है और बाकी के डिब्बे भी खाली हैं। बहू, राशन आने में अभी 4-5 दिन बाकी है। अगर आज पूरियां तल दी तो आगे के दिनों के लिए सब्जी छौंकने को भी तेल नहीं बचेगा। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमें जीभ के स्वाद से ज्यादा पेट भरने की चिंता करनी पड़ती है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मीरा खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसे अपनी मायके की पुरानी बात याद आती है। एक बहुत बड़ी शादी की पार्टी चल रही थी। एक कोने में खाने के स्टॉल लगा था। मीरा के पिता शंभू और माँ कमला के हाथ में प्लेटें थीं। उन्होंने अपनी प्लेटों में पहाड़ जैसा खाना भर रखा था, पनीर, पुलाव, मिठाइयाँ सब एक साथ। अरे कमला, ये पनीर की सब्जी तो देख, बिल्कुल मक्खन जैसी है। और ये ले शर्मा मत, ऐसा खाना हमें घर पर कहाँ नसीब होता है। हाँ जी, सही कह रहे हो, घर पर तो वही सूखी रोटी और पानी वाली दाल मिलती है। आज तो मौका है, पेट भर खाइए। और देखो, रसमलाई भी है। आसपास खड़े कुछ अच्छे कपड़े पहने लोग उन्हें देख रहे थे और वापस में फुसफुसाकर हंस रहे थे। मीरा थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। बापू माँ, धीरे खाइए, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं हम पर। प्लेट में इतना भर लिया है कि गिर रहा है। अरे देखने दे दुनिया को, जब जेब खाली होती है ना बिटिया, तो शर्म हया के मायने नहीं बचते। तू भी खा ले, फिर पता नहीं कब मिलेगा। मुझे नहीं खाना, मुझे ऐसी भूख नहीं मिटानी जिसमें इज्जत ही चली जाए। मीरा एकदम से बहुत घबरा जाती है। वो चारों तरफ देखती है। वो रसोई में ही थी। बापू सही कहते थे, गरीब की किस्मत भी फटे हुए कपड़ों जैसी होती है। इधर से मिलो तो उधर से फट जाती है। पूरियों के सपने देखे तो रात में ये सूखी रोटी आई है। थोड़ा समय बीत जाता है। दोपहर हो चुकी थी। मीरा बैठी थी, तभी सूरज वहाँ आता है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। शादी से पहले पंडित जी ने बताया था कि आपकी 50 बीघा जमीन है। मैंने घर देखा तो वो छोटा है, मान लिया, लेकिन वो जमीन कहाँ है? अगर इतनी जमीन है तो हम खेती क्यों नहीं करते? शहर की फैक्ट्री में क्यों काम करते हैं आप? मीरा, पंडित जी ने झूठ नहीं कहा था। जमीन तो है पूरे 50 बीघा ही है, लेकिन आओ तो मैं खुद ही दिखा देता हूँ। सूरज मीरा को घर के बाहर लाता है और अपनी जमीन दिखाता है। घर के चारों तरफ बंजर जमीन थी। ये है आपकी जमीन? ये तो बंजर पड़ी है, यहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उग रहा है। हाँ मीरा, यही सच है। ये पुश्तैनी जमीन है, लेकिन पानी की कमी और पैसों की तंगी ने इसे बंजर बना दिया। इसे उपजाऊ बनाने के लिए खाद पानी चाहिए और हमारे पास पेट भरने के पैसे भी नहीं है, तो खेत में क्या लगाएंगे? ये जमीन बस नाम की जागीर है। हे भगवान, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। सोचा था अमीर घर में जा रही हूँ, पर यहाँ तो गरीबी ने जड़ें जमा रखी है। कुछ समय बीत जाता है। सर्दियां अपने चरम पर थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी। मीरा अपने कमरे में बैठी थी और वो अपने छोटे से बक्से को खोल कर देख रही थी। उसके पास सिर्फ 1-2 साड़ियां और एक पतली सी शॉल थी, जो वो मायके से लाई थी। उसके पास कोई स्वेटर नहीं था। ये ठंड तो हड्डियों में घुस रही है। बस यही एक शॉल है, इसे धोऊंगी तो ओढ़ूंगी क्या? मीरा अपने कमरे से बाहर निकलती है और आंगन में जाती है। आंगन में उसकी नंद बबली एक स्वेटर सिल रही थी। बबली, ये स्वेटर तो बहुत ही छोटा हो गया है और जगह जगह से फट भी गया है। इसे क्यों सिल रही हो? भाभी, अभी नया लेने के पैसे नहीं है ना? भैया ने कहा था फैक्ट्री से बोनस मिलेगा तो लाएंगे। तब तक इसी ही रफू करके काम चला रही हूँ। और वैसे भी हम तो एक दूसरे के कपड़े बदल बदल कर पहन लेते हैं। गरीबी में शर्म कैसी? शरीर ढका रहे यही बहुत है।
मैं अपनी एक साड़ी के लिए रो रही थी और ये तो चितड़ों में भी खुश रहने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन बीत गए और एक त्योहार आया, लेकिन इस घर में कोई त्योहार नहीं बना। रात के समय सभी जमीन पर बैठकर दाल चावल खा रहे थे। बहू, मन तो मेरा भी बहुत है कि तुम सबको दावत खिलाऊं, पर इस बार मालिक ने तनख्वाह रोक ली है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आज भी वही दाल चावल बने हैं। त्योहार अमीरों के चोचले हैं बहू, हम गरीबों के घर तो बस कैलेंडर की तारीख बदलती है, किस्मत नहीं। मीरा खाना खाते खाते अपनी दुनिया में खो जाती है। मीरा अपने माता पिता के सामने खड़ी है और उनसे झगड़ा कर रही है। पापा, आज त्योहार है, हम कुछ अच्छा खाना क्यों नहीं बना रहे? अरे बेटा, पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, एक वक्त का खाना खाना भी हमारे लिए मुश्किल है। देख रही है ना हमारी कैसी हालत है। हमारे लिए कोई त्योहार नहीं है, तुझे पता है ना, हमारे लिए पूरी बनाना भी बहुत बड़ी बात है। मीरा खाना खाते खाते ये सब बातें याद कर रही थी। ये सोचते सोचते वो रोने लगती है। ऐसे कुछ समय बीत गया। सर्दियां बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, सूरज और रामदीन फैक्ट्री से दिन में ही लौट आए थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। अरे, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? फैक्ट्री में कोई छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं माँ, छुट्टी हो गई हमेशा के लिए। क्या मतलब? क्या हुआ? फैक्ट्री पर ताला लग गया बहू। मालिक ने कहा अब काम नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गई है। अरे हमारी रोजी रोटी छिन गई। मैंने बहुत कोशिश की, दूसरी जगह भी गया, पर हर जगह मना कर दिया। कोई काम देने को राजी नहीं है। अब घर कैसे चलेगा? ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बहू, जरा देख तो आटे के डिब्बे में कुछ बचा है क्या? तो क्या अब हम भूखे मरेंगे? बहू, जरा घर के पीछे जाकर तो देख, वो दीवार के पास हरी हरी झाड़ियां है ना, वो घास नहीं है, वो मेथी और पालक है। कुदरत ने शायद हमारे लिए उसे वहाँ उगाया है। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। जा देख तो सही, कुछ काम आ जाए। मीरा जल्दी से घर के पीछे गई और उसने देखा कि घर के पीछे कुछ जगह में पालक और मेथी लगी हुई है। मीरा ने जल्दी से उसे काटना शुरू किया। मीरा ने पालक और मेथी काट ली। वो उसे लेकर घर वापस आई। अब समस्या ये थी कि उन्हें बनाई कैसे। अगर इसकी सब्जी बनाई तो उसके लिए सामान नहीं है और रोटियां भी कम पड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, इन पत्तों को बारीक काटकर आटे में गूंथ लेती हूँ। नमक और थोड़ी सी अजवाइन तो है, इससे पेट ही भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। मीरा ने सिलबट्टे पर थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन पीसा, फिर मेथी पालक को काटकर आटे में मिलाया और फिर उसने अपने घर के आंगन में झूले पर पराठे बनाना शुरू कर दिए। जीती रहो बहू, इसे कहते हैं अक्लमंदी घर की लक्ष्मी, वही जो ईंट पत्थर से भी घर चला ले। मीरा बैठकर तवे पर मेथी पालक के पराठे सेक रही थी। धीमी आंच पर सिकते हुए पराठों और जलती हुई मेथी लहसुन की खुशबू हवा के साथ उड़कर पास से गुजरते हाईवे तक पहुंच रही थी। तभी राहगीर राम सिंह जो वहां से गुजर रहा था, उस खुशबू ने उसकी भूख को बढ़ा दिया। वो सीधे वहां पहुंच गया जहां पराठे बन रहे थे। राम राम बहन जी, माफ करना, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, आसपास कोई ढाबा भी नहीं दिखा। ये जो भी बन रहा है इसकी खुशबू ने मुझे यहाँ खींच लिया। अगर थोड़ा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहू, खुद के लाले पड़े हैं, इसे क्या देंगे? नहीं माँ जी, द्वारा भूखे को नहीं लौटाना चाहिए। हमारे हिस्से का थोड़ा कम हो जाएगा, पर इसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मीरा ने एक थाली में 2 पराठे रखकर राम सिंह को दे दिए। राम सिंह वहीं पर बैठकर खाने लगता है। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वाह, क्या स्वाद है बहन जी। ऐसा लग रहा है जैसे माँ के हाथ का खाना खा लिया है। बड़े बड़े होटल में वो बात कहाँ जो इस चूल्हे की रोटी में है। उसने जल्दी जल्दी दोनों पराठे खाए और पानी पिया। जाने से पहले उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मीरा के पास रख दिए। ये आपकी मेहनत का फल है बहन जी, मना मत करिए। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना मिला है। राम सिंह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोगों ने पराठे खाए और सभी ने बहुत तारीफ की, लेकिन मीरा के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। सुनिए, मुझे एक बात सूझी है। अगर उस भैया को मेरे हाथ के पराठे इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए, तो और लोगों को भी तो पसंद आ सकते हैं ना? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि क्यों ना हम यही सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल ले। मैं मेथी पालक के पराठे बनाऊंगी, आप और बाबूजी लोगों को खिलाना। पीछे बंजर खेत में हम और भाजी उगा लेंगे। ढाबा? बहू तो होश में तो है। अरे ढाबा खोलने के लिए बर्तन राशन चाहिए और राशन बैठने के लिए जगह चाहिए। ऐसे ही ढाबा नहीं खुलता बहू। बाबूजी सही कह रहे हैं मीरा, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। हमारे पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आटे का कनस्तर खाली पड़ा है, कल क्या खाएंगे उसका ठिकाना नहीं है, और तुम व्यापार की बात कर रही हो। मीरा उठकर अंदर जाती है और फिर एक लाल कलर की छोटी सी पोटली लाती है। लीजिए, इन्हें बेच दीजिए। मीरा, ये तुम क्या कर रही हो?
ये तुम्हारे मायके की निशानी है, स्त्री धन है। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर काम शुरू करूं। ये पाप मुझसे मत करवाओ। मैं जानती हूँ मेरे बापू ने अपना पेट काट कर ये कंगन बनवाए थे, पर अगर आज हम भूखे मर गए तो ये सोना किस काम का। कंगन हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, पर अगर हाथ ही कमजोर हो गए तो शोभा कैसी। नहीं बहू, ये अनर्थ मत कर। बाबूजी जिद मत कीजिए, ये सोना हमें खाना नहीं देगा, लेकिन इसे बेचकर तो राशन आएगा। जो मेहनत हम करेंगे वो हमें इस जिंदगी भर खिलाएगा। समझ लीजिए कि मेरे बापू ने मेरी शादी के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए ये निवेश किया था। जाइए ले आइए राशन, आज से नई शुरुआत होगी। अंत में सूरज मान जाता है और कंगनों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे वो हाईवे पर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। वहां पर पोस्टर लगाया जाता है पालक मेथी के चटपटे पराठे। हे अन्नपूर्णा माता, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारे इस छोटे से प्रयास में बरकत देना। मीरा ने चूल्हा जलाया। जैसे ही पहला पराठा तवे पर पड़ा, उसकी खुशबू ने उसके चेहरों पर मुस्कान ला दी। वो खुशबू फिर से हवा में तैरने लगी। आइए आइए साहब, गर्मा गर्म पालक मेथी के पराठे, घर जैसा स्वाद, माँ के हाथ का प्यार, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाईवे से गुजरने वाली ट्रक और गाड़ियां रुकने लगी। पहले एक आया, फिर दो, और देखते ही देखते 10-12 लोग वहां जमा हो गए। मीरा के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। सूरज और रामदीन लोगों को थालियां में पराठे परोस रहे थे। अरे वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। सालों के बाद ऐसा स्वाद चखा है। अब तो जब भी यहाँ से गुजरूंगा यहीं रुकूंगा। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। रात होने के बाद सारा परिवार आंगन में बैठा था। रामदीन के हाथों में दिन भर की कमाई के पैसे थे। देख, आज पहले ही दिन हमने 500 रुपए कमाए हैं। महीनों बाद घर में लक्ष्मी आई है। तेरे कंगन ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी बहू। ये तो बस शुरुआत है बाबूजी। कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हमारे दिन जरूर बदलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। पालक मेथी के पराठे अच्छे बिक रहे थे, लेकिन एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई थी। घर के पीछे जो मेथी और पालक उगी थी वो अब खत्म होने की कगार पर थी। माँ जी, मेथी तो खत्म हो गई है। अगर हम बाजार से सब्जी खरीदेंगे तो मुनाफा कुछ नहीं बचेगा और स्वाद भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि बाजार की सब्जियां ताजी नहीं होती है और बाजार में भाव आसमान छू रहे हैं। तो क्या ढाबा बंद कर दे? ग्राहक तो मेथी के पराठे ही मांगते हैं। नहीं, ढाबा बंद नहीं होगा। हम बाजार से नहीं खरीदेंगे, हम खुद उगाएंगे। हमारे पास 50 बीघा जमीन है, हम उसे ही आबाद करेंगे। पर बहुत वो जमीन तो पत्थर जैसी सख्त है, सालों से बंजर पड़ी है, उसे कौन खोदेगा? हमारे पास ट्रैक्टर के पैसे तो है नहीं। ट्रैक्टर नहीं तो क्या हुआ, हमारे हाथ तो है। हम 5 लोग हैं, अगर खून पसीना एक कर देंगे तो पत्थर में भी फूल खिला देंगे। बैठे रहने से तो किस्मत नहीं बदलेगी। अगले ही पल पूरा परिवार खेत में उतर गया। सूरज और रामदीन ने भारी गेंती उठाई। मीरा और नंदे फावड़े लेकर जुट गईं। जमीन वाकई लोहा थी। एक चोट मारने पर चिंगारी निकलती थी, मिट्टी नहीं। उफ, ये मिट्टी तो जान ले लेगी, हाथ के छाले फूट गए हैं। हिम्मत मत हारिए, बस लगे रहिए। सुबह से शाम तक उन्होंने पागलों की तरह खुदाई की। उनके हाथ लहूलुहान हो गए, कमर टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस बंजर धरती को उनके पसीने ने सींच दिया था। वो पथरीली बंजर जमीन अब एक उपजाऊ जमीन में बदल गई थी। देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई। अब बस हमें इसमें पालक और मेथी लगाना है। और रही बात सिंचाई की, तो उसके लिए पास वाला कुआं है, हम वहाँ से पानी डालेंगे। थोड़ी मेहनत ही तो लगेगी, लेकिन साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे। कुछ समय बीत गया। अब उस बंजर खेत में पालक मेथी लहरा रही थी और ढाबे का नजारा भी बदल गया था। अब वहां सिर्फ एक चूल्हा नहीं बल्कि 3 चूल्हे जल रहे थे। भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सूरज अब एक अच्छी शर्ट पहनकर वेटर का काम संभाल रहा था। वो फुर्ती से ऑर्डर ले रहा है। 2 प्लेट स्पेशल पराठा, टेबल नंबर 4 पर। रामदीन एक कोने में कुर्सी पर बैठकर पैसों का हिसाब किताब देख रहे थे। अंतर रसोई में मीरा, सावित्री और उसकी नंद काम कर रही थी। अरे मीरा, देख तो सही, लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भंडारा चल रहा हो। लक्ष्मी तो छप्पड़ फाड़ कर बरस रही है। ये उसी बंजर जमीन का आशीर्वाद है माँ जी। लोग कहते थे वहाँ घास नहीं उगेगी, आज वहाँ सोना उग रहा है। हमारे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। सभी को मीरा के हाथ के पालक मेथी के चटपटे पराठे बहुत पसंद आ रहे थे और दिन प्रतिदिन बिक्री बढ़ती जा रही थी। एक दिन मीरा बाजार से बहुत शॉपिंग करके लाई। सब इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। सभी जल्दी से बाहर निकलते हैं और मीरा के पास आते हैं। मीरा बाजार से नए कपड़े और स्वेटर खरीद कर लाई थी। भाभी, ये तो बिल्कुल नया है और कितना गर्म है। क्या ये सच में हमारे लिए है? हाँ, और माँ जी आपके लिए कश्मीरी शॉल। अब ठंड आपको छू भी नहीं पाएगी। तूने तो घर का नक्शा ही बदल दिया बहू। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। गरीबी हमें डरा सकती थी माँ, पर हरा नहीं सकती थी। ये स्वेटर सिर्फ ऊन के नहीं, हमारी जीत के हैं। हाईवे पर अब वो छोटी सी झोपड़ी नजर नहीं आती। उसकी जगह एक बड़ा और सुंदर होटल नजर आता था।
वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था और लिखा था पालक मेथी के चटपटे पराठे। होटल के बाहर कई गाड़ियां पार्क थीं। अंदर कांच के दरवाजे हैं और एसी लगा हुआ था। सूरज अब एक मालिक की तरह अच्छे कपड़ों में काउंटर पर खड़ा था और नौकरों को ऑर्डर दे रहा था। जहां उनका पुराना घर था वहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देखो मीरा, छत का काम पूरा हो गया है। अगले महीने तक हम गृह प्रवेश कर लेंगे। ये वही जगह है जहां कभी बारिश में पानी टपकता था और हम बाल्टी लगाकर रात बिताते थे। हाँ सूरज, वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सपना थी जो हमें सोने नहीं देती थी, और ये महल उस जागते हुए सपने का सबूत है। लोग कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमने पसीने की एक एक बूंद से अपना सागर भर लिया है। सच कहूं मीरा, ये घर ईंट पत्थर का नहीं, तुम्हारे विश्वास का बना है। अगर उस दिन तुम कंगन नहीं देती तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय है। सूरज की सुनहरी किरणें उस नए आलीशान 2 मंजिला मकान पर पड़ रही हैं। घर का मुख्य द्वार गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। जमीन पर सुंदर रंगोली बनी है। मीरा, सूरज, सावित्री, रामदीन और नंदे दरवाजे पर खड़ी हैं। मीरा ने एक भारी बनारसी साड़ी पहनी है और वो बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। मेरी लक्ष्मी, याद है वो रात जब तू पहली बार आई थी तो अंधेरा था और चौखट टूटी हुई थी, तेरी पायल अटक गई थी। आज देख सब कुछ कितना रोशन है। हाँ माँ जी, उस रात मुझे लगा था कि मेरा जीवन अंधेरे कुएं में गिर गया है, लेकिन आपने और सूरज जी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं उस अंधेरे को रोशनी में बदल सकूं। हमें अब बातें ही बनाती रहोगी या अंदर भी जाओगी? मुहूर्त निकल रहा है। आज ये गृह प्रवेश किसी अमीर बाप की बेटी का नहीं बल्कि मेहनती बहू की कमाई का है। सामने एक लाल रिबन बंधा हुआ है। सूरज कैंची मीरा के हाथ में देता है। काटो मीरा, इस घर की असली हकदार तुम हो। तुमने ही इसकी एक एक ईंट अपनी मेहनत से जोड़ी है। मीरा कैंची चलाती है और लाल रिबन को काटती है। वो तांबे का कलश दाहिने पैर से गिराती है और घर के अंदर कदम रखती है। इस बार उसके पैर किसी टूटी लकड़ी में नहीं अटकते बल्कि संगमरमर के चिकने फर्श पर पड़ते हैं। अंदर का हॉल बहुत बड़ा है। झूमर लटक रहा है और दीवारों पर खूबसूरत पेंट है। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आपने कहानियों में बताया था। नहीं, उससे भी सुंदर। कहानियों के महल हवा में बनते हैं बबली, लेकिन ये महल पसीने और हिम्मत से बना है। इसकी नींव कभी नहीं हिलेगी। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जाती है। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज है। वो धीमे से दरवाजा खोलती है। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान है। एसी की ठंडक है और हल्की लाइट जल रही है। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डबल बेड रखा है। उस पर मखमली लाल रंग का गद्दा और चादर बिछी है, जिसका सपना मीरा ने देखा था। मखमली बिस्तर। मीरा धीमे से अपने बेड पर बैठती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोचा था, नरम आरामदायक। तभी सूरज कमरे में आता है। वो मीरा को देख लेता है। क्या सोच रही हो मीरा? आज तो खुश हो ना? तुम्हारा सपना सच हो गया। अब तुम एक अमीर घर की मालकिन हो। खुश तो बहुत हूँ सूरज, पर आज मुझे एक बात समझ आ गई। क्या? यही कि अगर मेरी शादी किसी बने बनाए अमीर घर में हो जाती तो मुझे ये सब पहले से ही मिलता। तब मैं सिर्फ एक पत्नी होती, लेकिन आज ये सब मेरी कमाई है। मैंने इसे मांगा नहीं, मैंने इसे बनाया है। मेरी सहेलियां कहती थी कि किस्मत वालों को महल मिलते हैं। मैं कहती हूँ जिद्दी लोग अपने महल खुद खड़े करते हैं। दोस्तों, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी वो नहीं जो हमें किस्मत या विरासत में मिले, बल्कि वो है जिसे हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। मीरा ने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वो बंजर जमीन पर भी सोना उगा सकती है और अपनी टूटी हुई झोपड़ी को अपने सपनों का महल बना सकती है। बस खुद पर भरोसा रखिए, वक्त और किस्मत दोनों बदल जाएंगे।